सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राय जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित है, वो हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 4 में है, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी दो बबली सिंह उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएचबी। बीएचबी में हम लोगों का सेमेस्टर 3 में हम लोगों ने शुरुआत में कुछ चैप्टर 11, 12, 13, 14 4 चैप्टर है सेमेस्टर 3 में। उसमें से हम लोगों ने 11 अभी नहीं पढ़ा, 12, 13 पर हम लोग पढ़ चुके हैं, 14 हम लोग का बाकी है। तो जो स्पेशल सेंसेस की बात चल रही थी, जो उसमें तो हम लोग इस पर शेयर कर देते हैं और तब हम लोग वार्ता करते हैं। ये दिख रहा है, शेयर हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। ठीक। तो हमारा ये समझे कि हम मॉडर्न साइंस जब पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस में तो उसको त्वचा को अगर माना जाए तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा वैसे ऑर्गन है, लेकिन चूंकि इसको ऑर्गन पूरी तरह से नहीं माना गया तो इसलिए लीवर को माना गया। सबसे अधिक अगर फैला हुआ है तो केवल त्वचा है, लेकिन इसको ऑर्गन के रूप में बहुत मान्यता नहीं मिली हुई है, इसलिए लार्जेस्ट जो ऑर्गन हम लोगों को मान लिया गया है, लीवर के रूप में मान लिया गया है। ठीक। अब इसका हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि त्वचा मैंने हम लोग कहा, अगर हम लोग आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो हम लोग कहेंगे कि ये आकाश है। आकाश माने कवरिंग है। अब कवरिंग की जब बात हम करेंगे तो कवरिंग को हम लोगों को समझना है कि भाई कवरिंग क्या है, तो त्वचा का काम क्या है। किसी भी त्वचा का नॉर्मली जो कवरिंग है उसका काम क्या होगा, तो इसको कहा, जो इसका तंत्र है उसका नाम है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात है। तो क्या करता है कि जो आपका अंदर के जितने टिश्यूज हैं, सेल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी सुरक्षा करता है। दूसरा क्या करता है कि कोई भी फॉरेन इन्फेक्शन आएगा, कोई जीवाणु आएगा, कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इनसे भी रक्षा करता है। नॉर्मली इनको प्रवेश करने नहीं देता है। फिर क्या करता है, आपका हम लोगों ने कहा था, जो त्वचा में हम लोगों ने द्वारपाल की एक बात कही थी बार बार, जो नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में हम लोग कह रहे हैं कि द्वारपाल माने सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स जो है इन्हीं त्वचा में, आपके टिप्स में कहीं पर जहां पर उंगलियां डिजिट्स है वहां पर है, तो ये सेंसर्स त्वचा में सेंसर्स है। तो ये सूचना कहाँ देते हैं, ब्रेन को देते हैं। ये बताते हैं कि ये ताप है, ये दाब है, ये किसी ने प्रेशर किया हुआ फील किया है, किसी ने पिन चुभोया हुआ है, तो ये दर्द इन सब के जो देते हैं। और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो त्वचा को माना जाता है कि ये बहुत ही सबसे अधिक उन सब सेंस ऑर्गन से 4 जो सेंस ऑर्गन और होंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के जो संबंध में होंगे विषयों के, उसमें से ये जो स्पर्श वाला है त्वचा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सूर्य की रोशनी से सूर्य की रोशनी को ये अपने अंदर कुछ सीमा तक लेती है और उसके बाद क्या करती है, विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है। ये भी इसका काम माना जाता है। जो टेम्परेचर है, शरीर के ताप का नियंत्रण, जैसे आपको गर्मी पड़ी तो तुरंत स्वेटिंग हो जाएगी, ताकि वो अंदर की गर्मी बाहर निकल देगी और उसको लेयरिंग क्या करेगी, वाटरिंग कर देगी। बाहर जब वाटरिंग हो जाएगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या होगा, हम लोग ने
साइंस की भाषा में अगर पढ़ें तो हम लोग कहें कि भाई साइंस क्या कहते हैं, एक लेटेंट हीट होती है। तो यानी अगर उस द्रव को गैस में बदलना है तो उसके लिए एक लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, तो उतनी लेटेंट हीट उसको सोखने में लगेगा, तो वो शरीर से निकल जाएगी, तो गर्मी शरीर की कम हो जाएगी। शरीर से गर्मी लेगा तो शरीर से जो गर्मी लेगा कम हो जाएगी। तो इसलिए ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब कभी सर्दी आ जाएगी तो आपके रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, तो अंदर से कोई बाहर जा नहीं पाएगा। तो कोशिश करेगा कि आपकी सर्दी ना अंदर आ पाए और ना शरीर की कोई जो है गर्मी जो है बाहर निकल पाए। तो इस रूप में ये टेम्परेचर का नियंत्रक भी है। फिर नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो इन सबके कुछ का अवशोषक भी है, मतलब इनको ग्रहण भी करता है और वो शरीर के अंदर ले लेता है। उसी तरह कुछ चीजों को बाहर निकालता भी, जैसे हमारे जो टॉक्सिन है उनको त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ये भी त्वचा का काम है, पसीने के रूप में तमाम टॉक्सिन है उसको निकाल देता है। तो अब कहाँ कहाँ है, हम लोग इसी से चैप्टर से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ठीक है। तो सुरक्षा कवच क्या है, हर स्थान में। कैसे, पर शुरू में देखिएगा कि सुरक्षा कवच हर स्थान में है, यानी सुरक्षा के लिए हम लोग पूरे शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं तो त्वचा उसको कह रहे हैं। लेकिन अंदर कहीं बात करें तो हम लोग क्या होगा, अंदर हम लोग बहुत से ऐसे ऑर्गन पाएंगे। अभी मैडम बात कर रही थी पेरिटोनियम वगैरह की, ये सब क्या है, ये सब कवरिंग है। हार्ट के लिए हम लोग पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, हार्ट में हम लोग बताएंगे क्या पढ़ा हुआ हम लोग, हार्ट की कवरिंग क्या है, पेरिकार्डियम, यस पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है ना, एंडोकार्डियम है। तो ये जो कवरिंग है ये तीन प्रोटीन कवरिंग है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारे मेनिंजेस है, ड्यूरा मैटर है ना, तो ड्यूरा मैटर हमारे बाहर की कवरिंग है, हम लोग 3 कवरिंग वहां की है, तो वो मेनिंजेस कहलाती है। फिर हम लोग प्लूरल, यानी अगर लंग्स की बात करें तो हम कहेंगे प्लूरा है वहां पर। फिर हम लोग और नीचे आ जाएंगे तो कहेंगे वहां पर पेरिटोनियम है। तो हर जगह पर म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो इंडोथेलियल हम लोग बोलते हैं ना, इपीथेलियल, जो इपीथेलियल माने वो कवरिंग के रूप में है, तो इंडोथेलियल लाइनिंग है, ये आर्टरीज वेन्स में है। ये सब चीजें हमारे शरीर में है। वैसे पूरे शरीर के लिए अलग से एक स्किन बना दी गई, और हर ऑर्गन को कवर करने के लिए, चाहे वो इंडोथेलियल हो चाहे इपीथेलियल, उसको इपीथेलियल टिश्यू के रूप में कहा जाएगा, लेकिन वो इंडोथेलियल लाइनिंग है, वो अंदर की ऐसा जो ऑर्गन होगा उसमें एक अंदर की लाइनिंग होगी, एक बाहर की लाइनिंग होगी, तो इंडोथेलियल होगी, इपीथेलियल होगी, कहा जाएगा उसको टिश्यू के रूप में इपीथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये इस तरह है। तो हमारे पूरे शरीर में, वैसे शरीर के लिए हमारे स्किन को हम लोग पूरे शरीर के लिए मान रहे हैं, जैसे ऑर्गन्स के लिए अलग अलग है, वैसे पूरे शरीर के लिए एक है। तो त्वचा के भागों की बात करूंगा भाई, है ना, तो स्किन, और इसे देखिए इसका नाम क्यूटिस भी है। तो त्वचा क्या है, बाहरी आवरण है जो डीपर टिश्यूज की सुरक्षा करती है। डीपर ऑर्गन जो होते हैं, उनके टिश्यूज होते हैं, उनको सुरक्षा भी करती है और अंगों के आकार को सुदृढ़ता प्रदान करती है। अगर ये त्वचा न हो तो आपका शरीर कैसा दिखाई पड़ेगा, उसमें तमाम नर्व्स दिखाई पड़ेंगी, तमाम आपका जो है कलर्स दिखाई पड़ेंगे, कहीं वेन्स जा रही होंगी। तो ये सब चीजें उनको क्या किया इन्होंने, सेडोल करा दिया, आपको कमनी हो गए, आप सुंदर दिखने लगे। तो इस रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए। तो अब इनके क्या मुख्यतः 2 भाग हैं, एक डर्मिस माने एक जो है बाहर का, और एक एपिडर्मिस माने बाहर का, और एक डर्मिस माने अंदर का। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब इसको कहा स्ट्रक्चर के बारे में कहा कि थिकनेस क्या है, 0.1 mm से 4.0 mm तक कितनी, देखिए कितना वो अंतर है, 0.1 यानी 40 गुना। आप 0.1 से 40 कर देंगे तो 4 आएगा, तो 40 गुना तक वेरिएबल है। तो इसमें थिनेस्ट जो है स्किन मानी जाती है पूरे, उसमें स्किन होठों की, लिप्स की, और थिकेस्ट जो होती है वो पाम और सूल में, हम लोग देखिए यहाँ पर, और उसी तरह पैरों में, ताकि चलने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए आपको अधिक
सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वहां पर थिकेस्ट कर दी गई है। तो दो वर्टिकल सेक्शन में अगर कहें कि अंदर से ऊपर से बाहर से अंदर की ओर अगर करें तो जो मोटाई के रूप में है उसमें दो भागों में बांटा गया है। एपिडर्मिस जो बाहर का है, डर्मिस अंदर का है। तो एपिडर्मिस के कुल जो है भाग 5 है, 5 एपिडर्मिस है। तो हम लोग दोनों तरह से शुरू कर सकते हैं। जर्मिनेटिव जोन से माने नीचे से अगर शुरू करें, ऊपर से अगर शुरू करें तो देखिए कैसे ऊपर से शुरू कर रहे हैं। देखिए यहां से करिएगा, ये सी ऊपर से शुरू करें, समझ रहे हैं ना, ऊपर से सबसे ऊपर जो है शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे ऊपर क्या बताया अभी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है। तो उस पहला जो सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है उसका नाम है स्ट्रेटम कोर्नियम। ये लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज सब वेस्टर्न वर्ल्ड की है, तो उनकी भाषा के हिसाब से उन्होंने अपना बना लिया है। तो स्ट्रेटम कोर्नियम, तो इसको आउटर मोस्ट, कोर्नियम क्यों कहा गया, आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की यही एपिडर्मिस है। तो ये इसमें क्या होगा, जब ऊपर होगी आप देखिए पूरे स्किन में, तो स्किन आपकी जब सूखने कम कॉपरेटिवली सूखेगी, अंदर मान लीजिए लिक्विड है, तरल है तमाम, तो वहां अधिक द्रव होगा, ऊपर में द्रव कम होगा तो सूखेगी, सूखने के बाद हार्ड होगी तो ही तो बन पाएगी स्ट्रेटम कोर्नियम, माने ऊपर वाला त्वचा, तभी तो बाहर रक्षा कर पाएगी। तो सूखती भी है और हार्ड भी होती है। अब इसको अब हम साबुन से जब रगड़ते हैं कभी या ऐसे रगड़ देते हैं तो कुछ शेड ऑफ होता है, मतलब कुछ निकलता भी, तो ये स्किन ही निकलती है, हल्के हल्के साफ होती रहती है। तो ये उसका वो है। यहाँ पर देखिए कोई भी बना हुआ सेल से बना हुआ हम मानते हैं, सारा शरीर सेल से बना हुआ है, ये भी तो सेल से बनी होगी। इनके सेल दिखाई नहीं पड़ेंगे, इनके कहीं सेल दिखेगा नहीं आपको, ऐसा नहीं कि आपको दिखे कि ये सेल है ना, यहाँ पर सेल खत्म हो जाता है, सेल नहीं दिखेगा। तो सेल नहीं दिखेगा तो सेल के अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस दिखेगा, बोलिए। अगर सेल नहीं दिख रहा है तो उसके अंदर बैठा हुआ कोई न्यूक्लियस दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब बड़ा मकान ही नहीं दिख रहा तो मकान मालिक कहाँ दिखेगा, क्लियर। तो वैसे ही तो यानी जो बाहर की है स्ट्रेटम कोर्नियम, वो बाहर की लेयर है जिसमें न सेल दिखेगा न कोई न्यूक्लियस दिखेगा। और ये क्या होगा, जो इसका अंदर हम लोग सेल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ऑर्गेनेल्स के साथ साथ हम लोगों ने एक और पढ़ा था, अंदर क्या होता है, जली, बिल्कुल जेली वाला, उसको क्या बोलते थे हम लोग, भूल गए आप लोग, यस, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इसलिए कहते हैं, साइटोप्लाज्म हम लोग, साइटो माने होता सेल, जब भी साइटो माने सेल, साइटो में जो प्लाज्म है, जो जेली तरह का पदार्थ है, वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म सब में होगा। तो वो कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म हैज बीन कन्वर्टेड टू केराटिन कॉर्निफिकेशन। अब ये कही यही बात है, वो सूख भी गई है, त्वचा कॉम्परेटिवली अंदर की अपेक्षा बाहर सूख गई है ताकि बाहरी वातावरण से रक्षा हो सके, केराटिन कहा गया है उसको। और ये कॉर्निफिकेशन सूख भी गई है, थोड़ा हार्ड भी हो गई है, अंदर उतनी हार्ड नहीं होगी। अंदर कभी आप जब जिस कट जाता है किसी का तो अंदर की त्वचा दिखाई पड़ती है तो बड़ा वैसा होता है, आप देखिएगा बहुत सॉफ्ट होती है। तो बाहर हार्ड हो गई तो केराटिन कॉर्निफिकेशन हो गया, इसमें केराटिन हो गया और कॉर्निफिकेशन हो गया। कॉर्निफिकेशन माने हार्ड हो गई और इसमें द्रव कम हो गया। दिस लेयर इज रेडी टू बी शेडेड ऑफ, मतलब बाहर ये रगड़ेंगे तो ये कुछ इसमें अंश निकलने शुरू हो। तो अब ये सबसे ऊपर की भाग है। इसके बाद दूसरी लेयर बी वाली लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है। अच्छा, केराटिन आप लोग समझ लीजिए, केराटिन क्या है, जो आपके बाल है, जो आपके नेल्स हैं, जो स्किन है, इनमें सब ये केराटिन पाया जाता है, ठीक है। तो यही वही केराटिन जो है इसलिए पाया जाता है। तो यहाँ स्किन जो है डेड हो जाती है, डेड के रूप में, मतलब उसमें कम संवेदना होती है। मैं नहीं कह रहा संवेदना कम होती है, आप उसको रगड़ते हैं तो कुछ छूटती भी, कभी कभी छूटती भी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसके नीचे स्ट्रेटम ल्यूसिडम है। अब ये क्या है,
अब ये कह रहे हैं होमोजीनियस क्लोजली पैक्ड सेल्स। अब यहां पर न्यूक्लियस भी दिखाई देगी, थोड़ा अधिक सुरक्षित है तो न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ेंगे, और ये होमोजीनियस होगी, मतलब बिल्कुल एक जैसे एक ही तरह का, होमोजीनियस माने एक ही तरह के सब सेल होंगे और क्लोजली पैक्ड, किनारे वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। द ग्रेन्यूल्स, अब इनमें क्या है, ग्रेन्यूल्स होता है, अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा था WBC में कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक ग्रेनुलाइज कहा जाता है, उनको कहा था, कुछ लोग कहा था ग्रेन्यूल्स होते हैं तो उनको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता था, और जो एग्रेनुल वो है तो जिसमें एग्रेनुल्स होते हैं तो एग्रेनुलोसाइट कहा जाता था। दोनों में अंतर था कि जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे वो ग्रेनुल्स वाला होगा और जिसमें नहीं होंगे वो ए हो जाएगा, लिख जाएगा। तो वैसे ही यहाँ द ग्रेन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, अब ये इसके नीचे वाले में जो होंगे have been converted into aquatic substance एलिडिन। अब ये क्या होता है, एलिडिन क्या है, तो यहां पर क्लियर लेयर जो लेयर होगी, ये स्ट्रेटम जो है ये स्ट्रेटम कोडियम से ऊपर की लेयर होगी, और ये बिल्कुल क्लियर लेयर, ल्यूसिडम का अर्थ होता है क्लियर, वहां की भाषा में, लैटिन भाषा में होगा तो वहां क्लियर, एक क्लियर लेयर है, और इसमें क्लियरली पैकिंग ऑफ सेल्स दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल पैक्ड सेल्स दिखाई पड़ेंगे, कुछ कुछ न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे, कुछ कुछ न्यूक्लियस, सब पूरे होता ना दिखाई पड़े, एक कुछ कुछ न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ ग्रेन्यूल्स जो होंगे, द ग्रेन्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम हैज बीन कन्वर्टेड। अब यहाँ ग्रेन्यूल्स जो इसके पहले वाले लेयर में नीचे में है, अब वो थोड़ा तो होते तो ही है, लेकिन वो एक्रोमेटिक सब्सटेंस इलिडिन में कन्वर्ट हो गए। कहीं क्या होगा, एक कलरलेस रंगहीन सब्सटेंस इलिडिन वहां पर आ जाएगा। पहले इसके नीचे वाले में ग्रेनुल्स होंगे, इसमें ग्रेनुल्स कम होंगे, लेकिन उनके स्थान पर जो एक उसमें होगा, उसमें आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसी में होगा, साइटोप्लाज्म है उसी में होगा, तो ये जो ग्रेनुल्स वहां पर होंगे, उनकी जगह पर एक रंगहीन, एक्रोमेटिक माने रंगहीन सब्सटेंस इलिडिन पाया जाएगा। ये ल्यूसिडम की विशेषता है। ठीक, अब फिर हम लोग आए, अब इसके तीसरे ये और नीचे के लेयर है, क्या है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब देखें यहां पर इस वाले में क्या था, होमोजीनियस क्लोजली पैक्ड सेल था, यहाँ क्या है, इस लेयर में डायमंड शेप सेल्स। अब डायमंड की जब बात आए तो आप याद रखिए कि डायमंड शेप सेल्स, डायमंड शेप कैसे होता है, कई कोण का होता है ना, डायमंड को देखा होगा, कई कोण उसमें होते हैं, तो कई कोण वाला सेल होगा। इनकी 2-3 लाइनें होंगी, 1-2-3 लाइनें इसमें होती हैं, और इनके साइटोप्लाज्म में किरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स मौजूद होती हैं। अब ये क्या है, ये किरोटिन हाइलिन ग्रेन्यूल्स क्या है, किरेटोहाइलिन क्या होती है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये सेल के डिहाइड्रेशन को प्रमोट करते हैं। मान लीजिए सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जो वाटर है वो कम से कम रहे, तो इसको डिहाइड्रेशन को ये प्रमोट करने के लिए ये वहां पर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में किरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, खुद में वाटर में घुलनशील नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर का वाटर है उसको कम करने में ये सहायता देते हैं, आवश्यकता है ताकि उसमें अधिक पानी न रहे। तो यहां तक तो आपका शुरू हुआ कौन सा, इसको हम ये बोलते थे हॉर्नी जोन। हॉर्नी जोन इसलिए कहा, हॉर्न माने समझ रहे होंगे, हॉर्नी माने हॉर्न जैसे होता है नॉर्मली, तो हॉर्नी जोन माने कड़ा जोन जो है, क्योंकि सबसे ऊपर कड़ा है, तो कड़ापन कहाँ से आया, कॉर्नियम से आया, फिर ल्यूसिडम भी आया, ग्रेनुलोसम आया, तो सबसे ऊपर कॉर्नियम जो है कड़ा हुआ। अब इसके अंदर जर्मिनेटिव, अब देखिए इसके अंदर जर्मिनेटिव, फिर और नीचे चले गए हम लोग, तो ये जो है जर्मिनेटिव जोन हुआ। ठीक है, ये 2 लेयर है, यहाँ पे 3 लेयर थी, हॉर्नी जोन में 3 लेयर थी, यहाँ 2 लेयर है। तो यहाँ पर लेयर हुए, पहले क्या आई जर्मिनेटिव जोन में, पहला आई स्ट्रेटम स्पिनोसम, ये देखिए बी वाला, बी जो लिखा है ना आप लोग, स्ट्रेटम स्पिनोसम,
इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स। अब वहां पर 2-3 लेयर थी, यहाँ पर 4-5 लेयर हो गए। और ये कौन, वहां पर डायमंड शेप था, यहाँ पर पॉलीहेड्रल, यानी पॉलीहेड्रल माने कई, इसमें कई कोण हो सकते हैं। वहां पर मान लीजिए 5, 7, 8, 10 हो, यहाँ कई हो सकते हैं। तो पॉलीहेड्रल, हेड्रल माने उसके कई कोण वाले सेल होंगे, विच आर इंटरकनेक्टेड फाइन प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। अब ये इस तरह के मान लीजिए सेल है, और ये जो है प्रोटोप्लाज्म, फिर वही प्लाज्मा है ना, प्रोटोप्लाज्म, वो भी जो सेल के अंदर होगा वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म सब उसी के हैं, सेल के अंदर के हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस से ये इंटरकनेक्टेड होंगे, जुड़े होंगे। अब ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो होते हैं ये दोनों, भाई इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक भी दोनों होगा, इनसे बना होगा, और ये उसी ब्रिजेस से जुड़े होंगे। अब इस जोन में सबसे महत्वपूर्ण जोन नोट कर लीजिए, यही वाला स्ट्रेटम स्पिनोजम। तो इसी में पॉलीहेड्रल सेल, जो इस तरह के सेल बने, ऐसे माने सेल हो, कोई ऐसे बना होगा, कोई ऐसे बना होगा, ये सेल जुड़े हुए होंगे। इन सेल के बीच बीच में एक जो ये आपका मेलानोसाइट्स सेल उपस्थित होंगे, ये मेलानोसाइट सेल उपस्थित होंगे, यही मेलेनिन का संश्लेषण करेंगे। इसी स्पिनोजम में आपका रंग जो दिखाई पड़ता है, श्यामल है, गौर वर्ण है, यही तय करता है। तो स्ट्रेटम स्पिनोजम में जो पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, उनके बीच बीच में ये मेलानोसाइट सेल होते हैं, जो साइट माने सेल, तो वो सेल कहलाते हैं। ये मेलेनिन का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस माने निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, यही मेलेनिन, यहाँ केवल यही नहीं होता है, यहाँ 5 तरह के होते हैं, यहाँ 5 तरह के होते हैं, 5 पिगमेंट्स होते हैं जो तय करते हैं। पहले देखिए, एक तो मेलेनिन होता है, तो मेलेनिन तो मेन इसके लिए कलर के लिए होता है, लेकिन जो इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं उनका नाम नोट कर लीजिए, कहीं चाहे तो ये इस किताब में नहीं मिलेगा, कहीं और मिल जाएगा। मेलेनिन, दूसरा मिलेनॉइड, एक मिलेनॉइड होगा, तीसरा होगा कैरोटीन होगा, कैरोटीन, CAROTENE, कैरोटीन। चौथा होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और पांचवा होगा रिड्यूस्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 5 तरह के होंगे, मेलेनिन, मिलेनॉइड, कैरोटीन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और रिड्यूस्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये 5 तरह के इन्हीं सेलों के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर किसी को जॉन्डिस जब होता है, तो यही पिगमेंट बिलिरुबिन भी इन्हीं कोशिकाओं के अंदर रहता है। तो ये क्या होता है, बना, संश्लेषण क्या किया इन्होंने, मेलानोसाइट सेल ने संश्लेषण किया, और सुरक्षित रखने के लिए यही पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं, इन्हीं में सुरक्षित रह जाता है। जैसे लीवर बनाता है बाइल, लेकिन वो कहाँ इकट्ठा होता है, वो हमारा गॉलब्लैडर में, वैसे ही बना तो मेलानोसाइट बनाया, और पॉलीहेड्रल सेल्स इनको सुरक्षित रखते हैं। अगर ये मेलेनिन एब्सेंट है, बिल्कुल ना हो, तो बिल्कुल श्वेत जो रोग के रूप में होता है, एल्बिनिज्म कहलाता है। ठीक है, मेलेनिन जो बिल्कुल एब्सेंस, मतलब नहीं बने, तो एल्बिनिज्म कहलाएगा। मेलेनिन अधिक होगा तो सांवले होंगे, मेलेनिन कम होगा तो गोरी वर्ण होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या आ गया, स्ट्रेटम बेसेल। अब ये देखिए, ये स्ट्रेटम बेसेल एपिडर्मिस के सबसे नीचे है। अब ये कहां पर है, इसके नीचे डर्मिस है, ये सबसे अंदर की लेयर है, ऊपर से नीचे चल रहे थे लोग ना। तो इस उसमें जो स्ट्रेटम बेसेल में क्या है, एपिडर्मिस की इनर मोस्ट सिंगल कॉर्नर, एक कॉलम की है, एक ही कॉलम की है बस, लेयर विद ऑब्लॉन्ग। इसमें क्या है, न्यूक्लियस कैसे है, लंबे, क्योंकि लंबाई में है, सिंगल कॉलम की है, इसलिए इसके न्यूक्लियस लंबे होंगे। ठीक है,
अब बेसेल का सब खुद बेसेल से आप समझ लीजिए, स्ट्रेटम बेसेल माने बिल्कुल बेस की, इसके नीचे कोई मेम्ब्रेन होगी जिसमें टिकी होगी, तो वो किसकी होगी, वो डर्मिस की होगी, डर्मिस होगा, डर्मिस नीचे है, तो उसी के उसमें मेम्ब्रेन है, वो बेसेल जो है स्ट्रेटम बेस चिपकी हुई है, तो वहीं पर बेस रखी हुई है। और ये इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल कॉलम की लेयर है, और इसमें क्या है, ऑब्लॉन्ग लंबे लंबे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिक्स होगी, ये स्ट्रेटम बेसेल है। बेसेल से आप खुद समझ जाइए कि स्ट्रेटम बेसेल माने सबसे नीचे की है, और इस स्ट्रेटम स्पिनोजम सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेलेनिन वगैरह का सारे उसमें पांचों का बनाती है, और बिलिरुबिन भी। अब इसके नीचे डर्मिस आ गई, अब इस और नीचे चले जाए हम लोग डर्मिस आ गए। अब डर्मिस क्या है, अब देखिए डर्मिस कह रहे हैं ये टफ है, त्वचा का ये भाग स्वभाव से टफ है, फ्लेक्सिबल लचीला भी है, और हाईली इलास्टिक है। मतलब इलास्टिक माने क्या होता है, फैला और सिकुड़ गया, तो ये हाईली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल दोनों है, तो लेकिन टफ भी है उसका स्वभाव। ये लेयर पाम और सोल में सबसे अधिक ठीक हो, क्यों होगी, क्योंकि वही अधिक काम करना है, पाम और सोल में सबसे ठीक होगी। किसी अब क्या और बात कर रहा है, ये हमेशा समझ लीजिए, किसी अंग के पोस्टीरियर साइड क्या हुआ, पीछे के साइड, तो ये अंदर की बात कर रहा है, तो उसके पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड माने साइड वाला होता है, ये इसको लेटरल साइड बोलते हैं, ये साइड है, ठीक है। ये पोस्टीरियर, ये सामने वाला है, ये है, जैसे ये सामने है तो ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये बिल्कुल मीडियल हो गया ये वाला एरिया, और ये हो गया लेटरल। तो मीडियल साइड की तुलना में, जो इंटीरियर और मीडियल साइड की तुलना में पोस्टीरियर और लेटरल दोनों ये मोटे होते हैं। ये इनका कहना है कि इनकी मोटाई पीछे और साइड में मोटी होगी और अंदर और सामने कम। तो कहां पर ये है डेलिकेट, कहां होगी, आईलिड्स में, स्क्रोटम में, अंडकोश में, पेनिस में, वल्वा में, यहाँ पर थिन और डेलिकेट होगी। इन चारों जगहों पर डर्मिस जो है बहुत आपका डेलिकेट होगी, ये बता रहे हैं। अब क्या है, होता क्या है यहाँ पर, अब ये डर्मिस होता क्या है भाई, ये जान लीजिए। इसको दो लेयर में नहीं बांटा हुआ है, लेकिन इनकी डर्मिस को एक ही बांधा हुआ है, लेकिन उसके दो अलग से लेयर कर दिए गए हैं, वो बाद में है। तो होता क्या है, जितने इलास्टिक फाइबर से इसी एरिया में होंगे, इसी ब्लड वेसल्स भी यहीं होंगी, ब्लड वेसल्स भी यहीं पर होंगी। आपका लिम्फेटिक वेसल, हम लोग क्या होता है, हम लोग समझ रहे हैं ना कि अगर हम कोई भी सेल है और जीवित सेल है तो उसको चाहिए क्या, ब्लड सप्लाई चाहिए, नर्व सप्लाई चाहिए, और लिम्फेटिक सिस्टम चाहिए, तो सब यहीं मौजूद होंगे। तो इसी जगह पर लिम्फेटिक सिस्टम भी होंगे, इलास्टिक फाइबर्स भी इसी में होंगे, इसी में आपका नर्वस सिस्टम भी होगा, नर्व्स भी चलेगी, और इसी में आपका लिम्फेटिक सिस्टम होगा। तो सब इसी में, इसी एरिया में रहती है। अब बीच बीच में जो इसके स्थान है भरे हुए, तो हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, जो दो चीजों को कनेक्ट ही नहीं करते बल्कि उनको संभाल के रखते भी है। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर आपको बीच बीच में मिल जाएंगे, जो बीच के स्थान को भर देंगे, तो ये पूरा भरा होता है। अब इन्हीं जो इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल, इनकी वजह से इनको दो भागों में बांट दिया गया। डर्मिस को एज ए होल नहीं बांट रहे थे, लेकिन दो लेयर्स को इनकी वजह से बांट दिया। इन्होंने कहा एक रेटिकुलर डीपर लेयर, इसको नीचे वाले सब कहते हैं, सबसे डीपर जो है सबसे नीचे रेटिकुलर और डीपर लेयर कर दिया। और दूसरा कहा पेपिलरी और सुपरफिशियल लेयर। तो पेपिलरी, हम लोग पेपिला पढ़े हुए हैं, कि जैसे टंग में हम लोग पढ़े थे कि पेपिला होते हैं, पेपिला माने थोड़ा उभार होते हैं, तो वो पेपिलरी सुपरफिशियल बाहर वाली लेयर में पेपिला होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सबसे नीचे वाली, मतलब सबसे नीचे इनर मोस्ट रेटिकुलर डीपर लेयर है, और उसके बाद अब रेटिकुलर में सबसे निचले में क्या है, रेटिकुलर में क्या है, वहां पर आपका फैट जो होगा, फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू वहां पर होंगे, और वहीं पर स्वेट ग्लैंड्स होंगे जो वहां से निर्माण करती है। स्वेट तो बाहर निकलता है, लेकिन निर्माण वहीं से हो रहा है, स्वेट ग्लैंड्स वहीं पर होंगी। अब इस लेयर को, जो पहले वाली लेयर है डीपर लेयर वाली, रेटिकुलर और डीपर लेयर वाली, ये लेयर भी कई लेयर वाली है। इसमें
हम लोगों ने एक टिश्यू पढ़ा था एड्यूलर टिश्यू, जो पैकिंग के काम करते थे। तो पैकिंग के काम करने वाली भी सुरक्षा के लिए है, तो वो भी यहीं पर होंगी। अगर फैट हट गया, अगर फैट मान लीजिए किसी प्रोसेस से हम लोगों ने ऑपरेशन करके अगर फैट को हटा देते हैं तो हमारी स्किन अधिक फ्लेक्सिबल हो जाती है। जैसे हमारे फ्लेक्सिबल है ना वो, तो आप देखिए ना, नॉर्मली ये भी फ्लेक्सिबल है, ऊपर वाली कहीं की कम फ्लेक्सिबल है, यहाँ की कम फ्लेक्सिबल है, यहाँ की अधिक। यहाँ देखिए, ये ऐसे हिलाएंगे तो ये त्वचा इधर उधर हो जाएगी, तो यही फ्लेक्सिबिलिटी का वो है। तो अगर फैट हट जाए तो ऊपर वाली ओपन हो जाएगी ना, फ्री हो जाएगी, तो अधिक मूव करेगी। तो वही उसका कह रहे हैं। हथेली में और जॉइंट्स में ये जो है फ्री मूवमेंट हम लोग महसूस कर सकते हैं। आप देखिए, हथेली में महसूस कर सकते हैं हम लोग और देख भी सकते हैं। अब दूसरी लेयर पेपिलरी लेयर, जो सुपरफिशियल लेयर, ये जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारी पेपिलरी और सुपरफिशियल लेयर है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा ना, सेकेंड लेयर पेपिलरी और सुपरफिशियल लेयर। तो इसमें क्या है, इस डर्मिस से सबसे नीचे से ऊपर है। तो उसमें क्या है, पेपिलरी लेयर में असंख्य सेंसिटिव वेस्कुलर पेपिली होते हैं। ऐसा है, हमने कहा ना कि पेपिली जो है क्या होते हैं, थोड़ा उभार होते हैं। तो वो जो नीचे वाली लेयर है उसी में उल्टा समझिए, जैसे जवान में है तो ऊपर की ओर आते हैं, नहीं, उसमें नीचे की तरफ पेपिली हो जाते हैं, ताकि वो क्या है, वो उसी पिट्स में मौजूद रहते हैं। तो ये जो हमारे हथेली है और पैर वाले में और फिंगर डिजिट्स में अधिक होते हैं। तो इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी आपकी अधिक हो जाती है। अगर ये आप करेंगे तो इससे आपको सेंसिटिव अधिक हो जाएंगे, इससे बढ़ जाती है सेंसिटिविटी। अब यहीं से, अब देखिए यहाँ पर इनमें हम लोग पढ़ा था रक्त नलिकाएं भी यहीं पर हैं, यहीं पर हम लोग पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम भी यहीं पर है, यहीं पर नर्व में। तो रक्त नलिकाएं यहीं पर बनी हुई हैं, यहीं पर है। तो ये क्या करते हैं, जो वहां पर टिश्यू होते हैं, आसपास के जितने आसपास के टिश्यू होते हैं, उनसे मिलकर एक नेटवर्क बनाती है, और उस नेटवर्क की ब्रांचेस निकल करके और बाद में स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स को चले जाती है। बाद में जहां ऊपर स्वेट ग्लैंड्स पड़ी होंगी तो वहां से जाएंगी और स्वेट ग्लैंड्स को टच करेंगे और हेयर फॉलिकल, तो अंत में आपको हेयर ऊपर दिखाई पड़ेंगे और स्वेट ग्लैंड्स, उन्हीं के माध्यम से स्वेट जो है आपका पसीना बाहर निकल। फिर तो ये क्या है, ये स्किन क्या है, तो नेल्स, हेयर्स, स्वेट और सिबेकस ग्लैंड्स आर नोन टू बी अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। स्किन के एक्सटेंशन मान लीजिए, नेल को, नाखूनों को, बालों को, पसीने को। सिबेकस ग्लैंड क्या है, सीबम एक, इस ग्लैंड से एक सीबम नाम का द्रव निकलता है जो ऑयली टाइप का होता है। तो आप देखिए ना, एक सिबेकस ग्लैंड कानों में भी होती है, वहां भी ऑयली निकलता है। तो वो जब धूल मिट्टी होती है तो उससे वो वैक्स बन जाता है। आपके यहाँ भी आप देखिए, त्वचा में कुछ ना कुछ ऑयली वाला होता है, तो वो सिबेकस ग्लैंड्स जो होती है। तो ये स्वेट और सिबेकस ग्लैंड्स, इनका जो है, ये सब स्किन के एक्सटेंशन के रूप में लिए जाने चाहिए। तो हमारी त्वचा कैसी है, लचीली है, इलास्टिक है। कुछ हमारी क्या है, इसका विशेषता क्या है, कुछ पानी को कुछ को तो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कुछ को रोकती है। वाटर प्रूफ भी है, कुछ को पानी को एब्जॉर्ब करती होगी, लेकिन कुछ को रोकती भी है। हीट को कंडक्ट्स हीट बैडली माने हीट को लेती नहीं है। एंड व्हेन बिकम्स ड्राई इट शोज अ हाई रेजिस्टेंस टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ड्राई हो जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट भी को पास नहीं करती है, यानी बिजली चुभाने से अंदर नहीं आ जाती, जल्दी नहीं आती है, अगर वो गीलेपन की वजह से आती है। अदरवाइज अगर केवल सूखी हो तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो पाएगी। तो हीट को भी बाहर निकालती है, अपने पास आने नहीं देती, कोशिश करती है। सनलाइट क्या करती है, इसको जाती है, सनलाइट चली जाती है, कुछ सी बातें जाती है, क्योंकि तभी तो विटामिन डी बनाएगा। तो अल्ट्रावायलेट रेज केवल बता रहा है कि केवल 100 माइक्रोन डीप तो जाता है, लेकिन जो इंफ्रारेड है वो हमारी, क्योंकि हम लोग करते क्या है, इंफ्रारेड से जो स्वेलिंग वो कराते हैं ना, सिकाई सूजन वगैरह में सिकाई यही करते हैं, तो इंफ्रारेड जो है वो मैक्सिमम पेनिट्रेट कर जाती है और कलर
जो है इसका दो चीजों में करता है, या तो पिगमेंट मिलेनिन हो और उसकी एपिडर्मिस जो ऊपर वाली त्वचा है उसकी मोटाई कितनी है और मिलेनिन की कितना कंसंट्रेशन है। अगर मिलेनिन अधिक होगा तो श्यामल वर्ण होगा, मिलेनिन कम होगा तो गौर वर्ण होगा। ठीक, अब और क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं ये कि इसका कलर मान लीजिए परिवर्तन होगा तो क्या होगा, ये परिवर्तन होगा तो क्या होगा कि अगर बिलिरुबिन हो जाएगा, अगर जैसे हमको जॉन्डिस कोई हो जाता है किसी को तो बिलिरुबिन हो, क्योंकि बिलिरुबिन पिगमेंट्स वहां डेवलप हो जाएंगे तो वो क्या होगा, त्वचा का रंग आपका येलोइश हो जाएगा। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इसका कलर जो है हल्का सा नीला हो जाएगा। क्यों नीला हो जाएगा, ब्लूइश क्यों हो जाएगा, आप लोग बताइए, ब्लूइश क्यों होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाँ, तो ऑक्सीजन कमी में हम स्कारलेट, एक स्कारलेट रेड और दूसरा वाला था पर्पल रेड। यस, तो पर्पल कलर का जो होगा तो वो ब्लूइश का रंग देता है उसी तरह, तो ब्लूइश कलर हो जाएगा। और अगर कोई जगह पे ब्लड सप्लाई ना हो तो क्या हो जाएगा इसका कलर, ब्लैक नहीं व्हाइट, व्हाइट, ब्लैक नहीं, व्हाइट हो जाएगा। क्योंकि वर्चुअली रंग जो है हमारा रंग दिखाई पड़ता है किसकी वजह से, नहीं उस जगह पर कलर तो पूरा ब्लैक ही है लेकिन उस जगह पर सप्लाई की न होने की वजह से व्हाइट हो जाएगा। अब नाखून जैसे कहते हैं ना कि व्हाइट पड़ जाते हैं, तो वही इसीलिए देखते हैं डॉक्टर कभी देखते नहीं कि आप नाखून दिखाइए ये दिखाइए, तो इसीलिए होगा कि ब्लड लेस, यानी उस जगह ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उस जगह पर आपको व्हाइटिश दिखने लगेगा अगर पूरा ब्लड सप्लाई ना हो। अब ये हम लोगों ने पढ़ा इसके हिसाब से, ये हम लोग वही सब पावर है। तो यहाँ पर ये चैप्टर वो सब हुआ, लेकिन जो चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं, अभी तो समय है ना, अभी समय है, तो अब 5, ये हम लोग कितने लेयर पढ़े, 5 लेयर, 6 लेयर, 3 तो डर्मिस की 1 लेयर और एपिडर्मिस की 5 लेयर। ठीक, या हम कह सकते हैं कि डर्मिस की 2 लेयर और 5 लेयर, मतलब या तो 6 होंगी या 7 होंगी। ठीक, बोलिए हाँ हाँ या ना। यस सर। तो अब देखिए यहां तो हम लोग कह रहे थे, हम लोग आयुर्वेद में पढ़े, चरक संहिता में 6 लेयर की बात कही गई है और 7 लेयर ने सुश्रुत संहिता ने कहा है, तो उनकी इनके से थोड़ा डिफरेंट है। चरक में उदक धरा कहा गया, पहली वाले जो ऊपर वाली है उदक धरा, उदक माने पानी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा खरोच लगने पर जो आपका शुरू में क्या होता है, एक हल्का सा पानी पनीला रक्त निकलता है ना, उसको उन्होंने कहा कि पनीला रक्त जो निकलता है रक्तवारी, वारी माने जल, रक्तवारी, रक्तवारी माने पनीला जल जिसको आप सुनेंगे, तो वो जो निकलता है वो उसको वो रक्ति धारण करती सबसे ऊपर वाली लेयर, तो उसको उदक धरा कहा उन्होंने। तो उसको पूरी जैसे यहाँ है उन्होंने पूरा उसकी मोटाई भी कही है कि कितनी मोटाई है, उन्होंने जौ के 18वें भाग के बराबर कहा मोटाई। अब सुश्रुत ने इसको अवभासनी कहा, उदक धरा को उन्होंने अवभासनी कहा। उन्होंने कहा कि श्याम और गौर वर्ण का आभास इसी से होता है, आभास तो उसी से होगा भले वो कहीं अंदर हो। फिर चरक संहिता में दूसरी लेयर को कहा गया असरक धरा, असरक माने रक्त होता है, तो वो कहें कि ये रक्त को धारण करती है और रक्त को रोके रखती है, तो सुश्रुत ने इसी को लोहिता कह दिया, उसको उन्होंने कहा लोहिता है। और इसकी भी मोटाई क्या है, जौ के 16वें भाग के बराबर है। फिर तीसरा चरक ने कहा सिद्ध किलास संभवाधिष्ठाना, सिद्ध किलास 2 बीमारियों के नाम कह दिया, इनका संभवाधिष्ठाना मतलब इनके संभव होने का अधिष्ठान है। सुश्रुत ने इसी को श्वेता कह दिया और इनका मोटाई जौ के 12वें भाग के बराबर कहा। मस्सा रोग इसी में होता है, श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा इसी में होते हैं। फिर चौथी बताई स्तर वो ददु कुष्ठ संभवाधिष्ठाना, सुश्रुत ने इसी को ताम्रा कहा और जौ के 9वें भाग के बराबर मोटी बताई। और रिंग वर्म
और लेप्रोसी इसी में कहा। फिर पांचवी जो स्तर थी उसको चरक संहिता में अलजी विद्रद्ध समवाधिष्ठाना कहा, और सुश्रुत ने इसी को वेदनी कहा, और ये कहा जौ के बराबर होती है। इसमें अर्बुद, गांठ, गोइटर रोग होते हैं, फोड़ी फुंसी यही जन्म लेते हैं। फिर चरक ने छठवीं त्वचा के कहा कि छठवीं त्वचा के कट जाने पर आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, और ये मोटे जड़ों वाली फुंसियों की उत्पत्ति का ये स्थान है, और सुश्रुत ने इसी को रोहिणी कह दिया। फिर सुश्रुत ने सातवीं का नाम मांसधरा कह दिया। तो कुल मिलाकर सुश्रुत ने 7 की बात कही, और हम लोगों ने चरक संहिता में 6 की बात कही। तो आप समझ लीजिए चाहे 6 हो चाहे 7 हो, ये जितनी भी है, आप इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह उस रूप में नहीं है। तो मतलब और कोई आज नहीं, ये ऐसा नहीं कि आज का डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट बहुत पुराना है और हम लोग पहले से इसको कह रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा बात उस पर कर लें कि उपचार क्या करें। मान लीजिए हम लोग त्वचा को उपचार करना हो तो कहाँ करें? मुन्नी त्रिपाठी जी बताइए, त्वचा को उपचार कहाँ करना चाहिए हम लोगों को? हाथ बताओ, त्वचा कहाँ पर है? रस, रक्त, मांस। रस ये है राइट वाली, रक्त ये है, मांस, मांस मान ये, तो मांस का यहीं पर होगा ना। तो स्किन का, और हम लोगों ने कहाँ रखा था सारे टिश्यू को? बीच वाली उंगली में, बीच वाले में, उंगली नहीं, बीच वाले उसमें ज्वाइंट में, तो यानी पित्त ज्वाइंट में। तो हम लोग अगर कोई उपचार करना हो त्वचा का तो हम लोग पित्त ज्वाइंट पे करेंगे। तो राइट एसएफ बाथ ज्वाइंट, और अगर आप करें भी तो हम लोग अभी आप लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 105 HB1, ये पढ़िए। तो उसमें शरीर का अलग से एक प्लॉटिंग का एक आधार दिया हुआ है, 105 नंबर HB1 आयुर्वेद। तो उसमें जो है उन्होंने कई चीजों का दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ये वाले जो करना चाहें तिवारी जी, जो हम लोगों ने बताया 5-6 चीजें बताया, तो इनके बेसिस पर अगर हम लोग करना हो तो हम लोग 6 आधार बताए ना। तो राइट एसएफ तो हम इसमें उपचार करेंगे, लेकिन हमको एक स्पाइरल से 6 स्पाइरल तक कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो हमारे पास एक वो कि क्यों 6, हम लोगों ने कहा ना 6 लेयर, चरक संहिता में 6 लेयर की बात कही, तो 6 लेयर को एक एक लेयर करते जा। एक पहली लेयर पर 1 स्पाइरल, दूसरी लेयर 2 स्पाइरल, तीसरी लेयर 3 स्पाइरल, चौथी लेयर 4 स्पाइरल, पांचवी लेयर 5 स्पाइरल, छठवीं लेयर 6 स्पाइरल। जो उपचार करना चाहे वो करें, लेकिन ये हम लोग इस बेस पर स्पाइरल की हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। और राइट एसेट में ही करना हमको। तो या तो हम लोग राइट एसेट में किसी में बाथ ज्वाइंट में करें, किसी में 1 स्पाइरल में करें। नहीं, राइट एसेट में अगर करना होगा तो बाथ ज्वाइंट में नहीं, हम राइट एसेट में पित्त ज्वाइंट में करेंगे ना। जी, पित्त पे ही करेंगे। पित्त ज्वाइंट होगा क्योंकि पित्त ज्वाइंट पर हमारा वो है। और राइट एसेट में हम 1 स्पाइरल से 6 स्पाइरल तक हमको कर सकते हैं। एक तो हम लोगों का ट्रीटमेंट का तरीका ये ऑन द बेसिस ऑफ चरक 1, चरक संहिता में चरक 1 में ये आपको पेज में मिल जाएगा आगे, जहां आपका रस रक्त मांस वेद वाला है। दूसरा पेज नंबर 105 HB1 में आयुर्वेद में प्लॉटिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके उस प्लॉटिंग के आधार पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग आप खुद समझ लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ, उसको एक बार समझाएंगे पूरा तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ है वो प्लॉटिंग, उसकी टफ है। उसमें बेसिक बहुत बढ़िया लिया हुआ है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इसलिए उसमें NCH में ही करना है, उसमें बहुत बढ़िया है। लेकिन ट्रीटमेंट क्या है ये हम बता देते हैं, वो प्लॉटिंग कहीं बताएंगे बाद में। प्लॉटिंग कभी बताना पड़ेगा तो बता देंगे। अगर खुजली हो तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे?
स्किन में खुजली तो होगी। वायु को और अग्नि को सिलेक्ट करेंगे, सर और जल को बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। जल को बढ़ाएंगे और अग्नि को सीडेट करेंगे। तो बिल्कुल रटा और हुआ है, वायु को, 2 3 sedate 1 4 tone, जी जी सर, है ना। नॉर्मल अगर कोई होगा तो हम कहेंगे 2 3 sedate 1 4 tone, सिंपल सा हमारा वो है। और अधिक होगा तो अलग पॉइंट है, अभी हम लोग सिंपल की बात कर रहे हैं कि हमारा खुजली हो रही है तो हमने 2 3 sedate 1 4 tone कर दिया। अगर पूरे शरीर में खुजली हो रही है तो उसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि उसका आधार ये है कि मौसम का प्रभाव भी हो सकता है, आपके रक्त का भी प्रभाव हो सकता है, और त्वचा का भी हो सकता है। तो तीनों चीजों पर हम लोग ध्यान दें। तो अगर तीनों चीजों में ध्यान देना हो तो हम लोग कहाँ कहाँ करना चाहिए उपचार। पहले तो उपचार करना चाहिए, उपचार तो वही होगा 2 3 sedate, लेकिन कहाँ कहाँ मौसम में करना हो तो कहाँ करें। फिंगर नंबर, ये स्पाइन वाली उंगली पे 6 नंबर पे मौसम का उपचार करना तो उसमें करना हो, रक्त में करना हो तो किसमें करेंगे, रक्त में करना हो तो किसमें करेंगे, रक्त में उंगली नंबर 3 में, रस में करना हो तो 4 में। बहुत बढ़िया। और त्वचा में करना हो तो हमारे पास मालूम है छोटी वाली 1 नंबर। 1 नंबर। तो हम लोग 1 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर तीनों में उपचार कर सकते हैं। अगर रक्त में करना हो तो रक्त में, रक्त विकार कोई हो तभी तो खुजली होती है। होगी। रक्त विकार होगा तो भी तो रक्त माने गर्मी, तो गर्मी की वजह से खुजली माने गर्मी, यही तो हम लोग मानते हैं। तो अगर मौसम में गर्मी आ गई तो भी तो हमको करना पड़ेगा इसी पर, है ना जी। फिंगर नंबर 6, क्योंकि ये हमारा मौसम का सूचना है। तो मान लीजिए गर्मी बढ़ गई और अचानक हो गया तो हम लोग इसी उंगली पे कर देंगे। कहाँ करेंगे, हम लोग वात ज्वाइन पे कर देंगे, गर्मी वाले वात। पित्त माने बारिश। सर इंडेक्स फिंगर लेफ्ट और राइट में सर नेल चक्रा पे ग्रीन कलर लगा सकते हैं ना। किसमें, लेफ्ट और, जी दोनों बोथ इंडेक्स में सर। हम बोथ इंडेक्स में कौन सा रंग, ग्रीन कलर नेल चक्रा पे सर। हाँ हाँ ग्रीन कलर माने और ठंडक गर्मी में। जी, और हाँ। सर इसमें भी लगा सकते हैं सर, काल की उंगली में 6 नंबर में। 6 नंबर पे भी अगर अगर ऊपर गर्मी है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ग्रीन नेल चक्रा, ग्रीन का प्रभाव क्या होगा, ग्रीन ठंडा करेगा। जी सर, नेल चक्रा पर है, नेल चक्र ठंडा करेगा, जी है ना। वो उसके कलर के हिसाब से ना। चौथा कलर ग्रीन माने 3 को सेडेट कर रहा तो भी तो ग्रीन चाहिए। तो ग्रीन मतलब अग्नि को सेडेट भी कर रहा तो भी ग्रीन चाहिए, और ग्रीन बढ़ाना है सर। जल सर बढ़ाना है तो मुंह के छाले के लिए भी सर ये यूज होगा। मुंह की छाला, जी हाँ बिल्कुल वही जो ट्रीटमेंट है। मुंह का छाला 2 3 sedate 1 4 2 वो भी तो वही है। मुंह का नहीं, छाला किसी को बताई थी सर तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, इसीलिए सर पूछ रही थी। नहीं ठंडक है, ठंडक लाई जी गई। सर, मैं क्योंकि कोई पूछ रहा था हमसे तो उसमें बताई थी सर मैं। अगर जैसे एक पूरा शरीर में खुजली की तो एक और प्रोटोकॉल है कि 09 LHM। 09 LHM हम लोग लेते हैं, किसके लिए लेते हैं 09 LHM, अभी पढ़ाया गया था। यहाँ से 09 कहाँ से लेते हैं, 0 यहाँ जाता है तो 09 यहाँ पूरा बॉडी आएगी, पूरे बॉडी आ जाती है ना। तो 09 LHM में भी ले सकते हैं कि पूरे शरीर में खुजली हो गई है तो 09 LHM में आप ले लें, वही प्रोटोकॉल वही 2 3 sedate 1 4 2 0 2। फिर अगर त्वचा के स्तर पर केवल लेना हो, आपको केवल उसी में करना हो, तो अगर ये मान रहे हो कि पूरे सारे शरीर के त्वचा में है खुजली हो रही है तो आप इसी उंगली में अगर लेना चाह रहे हैं तो इस उंगली में आप क्या लेंगे, 0 और 9 स्पाइरल ले लीजिए। 0 स्पाइरल माने शुरू की स्पाइरल, मतलब पहली जन्म की स्पाइरल, और 9 माने सबसे हाईएस्ट स्पाइरल। दोनों स्पाइरल को करा देंगे तो पूरे शरीर का उपचार इसी में हो जाएगा। थंब में भी ले सकते हैं हम लोग, थंब में भी लेना चाहे तो इसमें भी ले सकते हैं वही चीज। क्योंकि थंब माने क्या है, कोई हमने कहा कि अगर आपको कोई भी चीज भूल जाए, कोई याद न रहे उंगली,
तो इसको जरूर याद रखिए, राइट थंब, है ना। इसमें जो ट्रीटमेंट करना चाहे, जीरो में जीरो स्पाइरल भी कर सकते हैं, जीरो वर्टिकल कर सकते हैं, जीरो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट वही कर सकते हैं, तो भी आपको फायदा पहुंचेगा। और अगर बहुत बढ़िया करना चाहे तो फिर अगर अग्नि घटानी है भाई, आप खुजली घटानी है, तो इसी को फिंगर नंबर 0 और थर्ड स्पाइरल, फिंगर नंबर 0 अग्नि पे काम करना ना, तो 0 फिंगर नंबर 0 और थर्ड स्पाइरल, और वही 2 3 4 1 4 2। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 0 नंबर 0 स्पाइरल, फिर वही 2 3 4 1 4 2, वो भी पूरे शरीर की खुजली घटाएगा। और समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा, देखिए चेहरे में आपके यहां पर मान ली जलन हो रही है और फुंसियां निकल आई, ठीक, गर्मी, आप जान रहे हैं कि गर्मी की वजह से, तो भी यहीं पहुंचना है। कि यहाँ पहुंचने का तरीका हमारे पास बहुत हो सकते हैं। नीचे से हम लोग आए, अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 6, हाँ ये 7, हमारा 7 और ये हमारा 8। तो ये 8वें नंबर पर अगर हम 7 या 8 नंबर पर हम ट्रीटमेंट दे दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें अगर करना चाहें तो 7वें 8वें में वर्टिकल, 7वें 8वें वर्टिकल जोड़ दीजिए अगर जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते तो 7वें को अलग करिए, 8वें को अलग करिए, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा, 7वें अगर 8, आपने वहां देख लीजिए कि हमारा एरिया कौन सा है। मान लीजिए यहाँ पर है कि ऊपर है, तो ये वर्चुअली नाक के ऊपर वाला 8वां आ जाएगा, यहाँ तक आएगा 7वां और इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर इस एरिया से ऊपर आ रही है तो आप 8वें को ले सकते हैं आराम से। तो 8वें पर अगर आप करना चाहें तो फिंगर नंबर 8 में कर सकते हैं वही ट्रीटमेंट। फिंगर नंबर 8 थर्ड स्पाइरल, पहुंचना तो यही है 8 नंबर पर, इसमें भी पहुंचना है 8 नंबर पर, तो इस पर 8 नंबर, 8 स्पाइरल, 8 वर्टिकल, 8 हॉरिजॉन्टल। 8 हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। दोनों तरफ लेना हो तो आप उससे भी ले सकते हैं कि इधर ये नंबर कौन सा है, इधर नंबर, इधर आएगा राइट में आएगा 1 4 आएगा, इधर लेफ्ट में आएगा 2 3 आएगा, तो ये भी आप ले सकते हो। वर्टिकली 2 मेरिडियन मिला दो, अगर दाहिनी तरफ केवल हुआ हो तो 1 4 ले लीजिए, वर्टिकल 1 4 जोड़ दीजिए। इसमें इस शरीर में 1 4 को वर्टिकल को जोड़ दीजिए, क्या बोलते हैं, है ना, आरएल, क्या बोलते हैं, आरएलवीएम, RLVM, तो आरएलवीएम 1 4 कर दीजिए। तो 1 4 आरएलवीएम भी कर दीजिए ट्रीटमेंट, और वही ट्रीटमेंट 2 3 1 4 2, है कि नहीं। ये सब तरीके हैं। मतलब अब हमारा दायरा बढ़ रहा, हम लोग चौथे सेमेस्टर में है, हमारा दायरा बढ़ गया, हमको बहुत चीज मालूम है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी मीन्स कि हमारे पास कई चीजें, जितना ज्ञान बढ़ रहा है, वाईएनएम में करना चाहे तो वाईएनएम में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोडर्मा का एक ट्रीटमेंट वाईएनएम में जो होता है, ल्यूकोडर्मा का जो सफेद सफेद हो जाते हैं, तो वाईएनएम में जो ट्रीटमेंट है उसमें लीवर को 012 टोन है और गॉलब्लैडर 012 सिलेट है, सफेद वाले हो जाते हैं ना। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, कभी कलर बदल रहा हो और लोग भाग नहीं ले रहे हैं, कोई लोग ही थोड़े कम है, बाकी लोग हमको लगता है ऑन करके गायब है, जुड़े हैं सब लोग, थोड़ा डिस्कशन में जुड़े देखिए। हैं, लेकिन सर जो प्रोटोकॉल बोले उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा, लिकोडर्मा का लीवर 0 वाईएनएम में है, लीवर 012 टोन और गॉलब्लैडर 012 सिडेट। गॉलब्लैडर 1, गॉलब्लैडर 012 सिडेट, अच्छा ठीक है सर। और लीवर टोन 012 टोन।
आज अभी थोड़ी संख्या कम हो गई है। नहीं, अब वो क्लासेस शुरू होने वाले हैं ना परसों से, तो वो इसी वजह से कम हो गई है संख्या सेमेस्टर। अच्छा 2 का कोर्स खत्म हो रहा है, तो 2 वाले जो है नेचुरली कही, ये तो प्रतिमा राय और रंजन कुमार बैठे हुए हैं, ये सेमेस्टर 1 के हैं, ये कह रहे हैं 3 भी पढ़े। इन लोगों के लिए थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा। नहीं समझ ये लोग पढ़े नहीं है, तो हम लोग चूंकि एक बार पढ़े हैं इसको कोर्स को, तो हाँ नहीं ऐसा ना शब्द रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका वो होगा। मैडम ये कोई नीता मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है? नीतम, अच्छा हाँ नहीं तो पहले, हाँ नीता, नमस्ते सर। जी आज बहुत दिन बाद आपने ज्वाइन किया शायद। हाँ 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 सर, अभी हम लोग का वो फेस्टिवल था ना, तो उसी में बिजी थे। जी तो आप सेकंड सेमेस्टर की हैं वैसे? जी हाँ, जी हाँ। चलिए, तो चलिए आप लोगों का ठीक है, आप लोगों का वो है थोड़ा सा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का है ये, फिर भी जो है आपको जब आप पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको वो सब समझ में आने लगेगा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों को समझना है दृष्टि क्या है। हम लोगों को बस वो द्रव्य गुण कर्म अगर हमको मालूम है तो हम बहुत सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और शरीर के कहाँ कहाँ प्लॉटिंग है इसको हम लोग जान लें, बस हमारा काम बन जाए। बहुत सरल है, एक बार आपको शरीर का कंस्ट्रक्शन मालूम हो गया और कहाँ का अपने हिसाब से प्रोटोकॉल खुद बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ गुण कर्म समझते रहिए, जैसे प्रोटोकॉल तय है कि 2 3 सीटेड प्रोटोकॉल के ये लोग, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते कि प्रोटोकॉल के 3 अंग हैं आयुर्वेद में, ये कोई मालूम है कि नहीं? यही बताना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए। प्रोटोकॉल के 3 अंग हैं। प्रतिमा राय, प्रोटोकॉल के 3 अंग बताइए, पहला अंग बताइए। कहाँ करना है? पहला अंग कहाँ करना है, यानी किस फिंगर में करना है। कहाँ करना है माने किस फिंगर में करना है, ये इसका अर्थ हुआ। फिर किस मेरिडियन का चयन करना है, 2 अंग, दूसरा अंग हो गया। और तीसरा अंग व्हाट इज प्रोटोकॉल, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये तीनों का नाम समग्र रूप से प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो हमने कहा कि हमको आंखों में जलन हो रही है, ठीक, तो आंखों में जलन हो रही है, आप बोलिएगा नीता आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, माइक ऑन रखिए और शेष ऑफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने कहा कि आंखों में जलन हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए, किस उंगली का चयन करना चाहिए, प्रोटोकॉल का अंग, पहला अंग बताइए। सर थंब में करना है। हमने कहाँ रखा है आंखों को? आयुर्वेद में यस, हाँ आंखों को रखा हुआ है। हाँ। ज्ञानेंद्रीय कर्मेंद्रीय याद करिए, तो ज्ञानेंद्रीय कर्मेंद्रीय हम लोग रखा है यहाँ पर, फिंगर नंबर 3 में हम रखा हुआ अग्नि, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो रूप पर यानी ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट कहाँ करना है हमको, उंगली नंबर 3 पर, पहला हमको प्रोटोकॉल तय हो गया। फिर हमने कहा अब हमको मालूम है अगर हम चाहें तो पित्त ज्वाइंट, तो हमको कहाँ करना, पित्त ज्वाइंट में कर सकते हैं लोग। तो ये पित्त ज्वाइंट भी तो हमारे क्या मेरिडियन है, पित्त ज्वाइंट मेरिडियन है। ये मैडम समझिए, रंजन जी आप भी समझो, आप भी समझिए, रंजन जी आप भी समझिए। अब खोल सकते हैं तो खोलिए, नहीं खोल सकते कोई बात नहीं। तो लेकिन पार्टिसिपेट करिए, यही समझना ना, तो फिर क्या है, फिर फायदा क्या है इतना पढ़ने लिखने का। रंजन कुमार जी, प्रतिमा राय जी, गीता बिसारिया जी, बबली सिंह, सब लोग सुने। आंखों का इलाज करना है तो फिंगर नंबर 3, ये पहला प्रोटोकॉल नंबर 1, उसका अंग, प्रोटोकॉल का पहला अंग फिंगर नंबर 3। नंबर 2, अगर हम कहें कि किस मेरिडियन में करना, तो हमारे पास ये मेरिडियन है, हमारी मेरिडियन, तो इस मेरिडियन, पित्त मेरिडियन में हम कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते
तो हमको कहाँ लेना पड़ेगा बताइए? अगर नहीं हो, अगर हम यहाँ नहीं करना चाहते तो इस फिंगर में हम कौन से मेरिडियन ले? हमारे पास फिर क्या, फिर वही क्या, हमने कहा नहीं कि अग्नि, हमने कहा रूप, रूप माने क्या? नंबर बताइए, शब्द, स्पर्श, रूप माने 3 नंबर, ऐसे बोलिए, रूप नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर की वर्टिकल मेरिडियन ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, वर्टिकल ले सकते हैं, स्पाइरल ले सकते हैं। तो हम लोग अभी मान रहे हैं कि हमारे आई अग्नि, तो अग्नि आई तो उसको फंक्शन, कहीं स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं हुआ, फंक्शन प्रभावित हुआ केवल कि आंखों में जलन हो गई, हमारा काम बंद हो गया, तो हम फंक्शन मान सकते हैं। बोलिए प्रतिभा राय, विचारिए, फंक्शन मान सकते हैं। तो फंक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? वर्टिकल मेरिडियन। के लिए हम लोग लेते हैं वर्टिकल मेरिडियन, स्ट्रक्चर के लिए लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, और टिश्यू के लिए लेते हैं हम लोग स्पाइरल मेरिडियन। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि टिश्यू मेरिडियन का यूज ही करें, हम टिश्यू का स्पाइरल मेरिडियन का यूज करें, कोई आवश्यक नहीं है। तो हमने क्या लिया? फिंगर नंबर 3, थर्ड वर्टिकल मेरिडियन। तो फिंगर नंबर 3 तय है, या तो हम फिफ्थ जॉइंट में ले लेंगे, दूसरा हो गया, और तीसरा अगर नहीं लेना चाहते तो थर्ड वर्टिकल मेरिडियन। अब ये 2 चीजें हो गई। अब हमको करना है, आंखों में क्या हो रही है? जलन। आंखों में जलन में पहला काम क्या करेंगे आप? कोई बताए, ये लोग बताएं, आप लोग मत बताइएगा, ये नित्य पाटिल तिवारी जी नहीं। आंखों में जलन पहला क्या काम करें? जलन को घटाना है कि जलन को बढ़ाना है? जलन के लिए कौन सा, जलन के लिए कौन सा वो ऑर्गन है, कोई हमारा है, कोई महाभूत है? ऐसे समझिए, महाभूत कौन सा है? महाभूत हो गया ना कोई? सूरज बता दीजिए, आकाश, अग्नि, हाँ अग्नि, अग्नि माने जलन, अग्नि माने जलन। तो जलन घटाइए, तो यानी 3 से डेट करिए, और बढ़ाना क्या होगा? जल। तो जल को बढ़ाना, हाँ, अगर आप सिंपल 3 से डेट 4 टोन कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसको और बढ़िया करने के लिए 2 3 से डेट 1 4 टोन कर देंगे, क्योंकि अगर अग्नि को ऑक्सीजन न मिले, 2 माने वायु, 2 माने ऑक्सीजन, अगर 2 माने वायु ऑक्सीजन न मिले तो अग्नि कैसे बढ़ेगी? तो 2 3 से डेट 1 4 टोन। 1 में आकाश बढ़ा देंगे तो क्या होगा? एक तो एक काम तो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, दूसरा काम, एक माने आकाश बढ़ जाएगा तो जो अग्नि है उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता घट जाएगी है, और 1/4 जल का आयाम बढ़ जाएगा, तो जल और बढ़ जाएगा, तो वो अग्नि को बुझा देगा। भाई अगर अग्नि बहुत तेज लगी तो जल बढ़ाते जाएंगे ना, जल में आकाश को स्पेस बढ़ा दीजिए, ये दोनों काम हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल तरीका है आपको याद करने का, समझने का, समझाने का। 3 चरण याद रखे बस आयुर्वेद में, और द्रव्य गुणकर याद रखेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोग इस विधा को प्रचारित करें, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग सुनेंगे, समझेंगे, इसको बाहर शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, सो दैट कि विधा बहुत पॉपुलर हो, और विधा का ज्ञान केवल हमको ना हो, हमारे पड़ोसियों को ही ना हो, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को हो, ताकि हम लोग पीड़ित मानवता की रक्षा कर सकें और अपने हमारे एस्पस के इस मोटो को पूरा कर पाए कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार। हम लोग फिर नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू।
है